वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक दादाजी और उनके दो प्यारे से पोतों की एक इमोशनल कहानी दोस्तों, जो आपकी आंखें नम कर जाएंगी। ऐसी कहानी है ये। तो कहानी की शुरुआत रॉबिन नाम के बच्चे से होती है, जो अपने दादाजी डेविड के साथ पार्क में खड़ा होकर जोर जोर से स्पीच दे रहा होता है। हाँ दोस्तों, स्पीच में वो कहता है कि मेरा सपना है कोरिया का प्रेसिडेंट बनना और एक दिन मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगा और कोरिया में शांति लेकर आ जाऊंगा। ये सुनकर डेविड कहता है, वाह बढ़िया है, तुम्हारी स्पीच बिल्कुल प्रेसिडेंट के भाषण जैसी लग रही है। देखना बेटा, एक दिन तुम जरूर प्रेसिडेंट बनोगे। तो रॉबिन कहता है, नहीं दादाजी, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। मुझे तो इसी गांव के अंदर एक छोटी सी दुकान खोलनी है, बस वहीं पे काम करूंगा। आपने मुझे सिखाया है ना कि मैं घर का बेटा हूँ और मुझे आगे चलकर घर की और मेरी छोटी बहन लिली की जिम्मेदारी उठानी है, तो मैं दुकान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। दोस्तों, था तो करीब 5 साल का, लेकिन डेविड ने हमेशा उसको सिखाया है कि जिंदगी कैसे जीनी होती, क्योंकि रॉबिन और उसकी बहन लिली दोनों अकेले हैं बेचारे। दोनों को डेविड संभाल रहा है, क्योंकि इनके पिता यानी कि डेविड के बेटे का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया और इन बच्चों की माँ उनको छोड़कर चली गई है। चली गई मतलब ऐसा भी कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इनकी माँ वेनेसा को डेविड ने घर से भगा दिया था। बात असल ये थी दोस्तों कि ये पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। डेविड के बेटे ने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ था, तो जब वो मरा उसके मरने के बाद कुछ पैसे मिले। और मूवी में तो दोस्तों कोरियन जो करेंसी उसके हिसाब से बताया गया है, तो मैं आपको इंडियन के हिसाब से बताता हूँ। तो डेविड के बेटे को मरने पर करीब 2 लाख रुपए मिले थे, लेकिन जैसे पैसे मिले वेनेसा ने सारे पैसे निकाल कर अपने पास रख लिए। वो किसी को भी 1 रुपया नहीं देना चाहती थी। पर जब इसके बारे में डेविड को पता चला, उसे बहुत गुस्सा आया कि तुम जानती हो हमारी घर की हालत कैसी है, फिर भी सारे पैसे खुद ही हड़प लिए। तुमने ना तो अपने बच्चों की और ना ही हमारे घर की फिक्र की, इसलिए तुम्हारा यहाँ से निकल जाना बेहतर है। निकल जाओ और आइंदा कभी लौट कर मत आना। हालांकि दोस्तों वेनेसा ने जिद करने की कोशिश की थी कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन डेविड ने उसकी एक नहीं सुनी और उसी टाइम दोनों बच्चों से कह दिया कि आज से भूल जाओ कि तुम्हारी कोई माँ भी है। अब से मैं ही तुम दोनों का माँ हूँ, मैं ही तुम दोनों का पिता हूँ। बेचारे बच्चे शुरुआत में तो बिल्कुल टूट गए दोस्तों, लेकिन दोनों को इतनी समझ थी नहीं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने दादाजी के साथ रहना शुरू कर दिया। अब देखा जाए तो इस चीज को करीब 1 साल होने वाला है। 1 साल से डेविड दोनों बच्चों को अकेले संभाल रहा है। उसकी टांगे बेचारे की कमजोर हो चुकी है, कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो उसको काम मिल जाए वो कर लेता है। उसी के पैसों से वो दोनों बच्चों की जो जरूरत है उन्हें पूरी कर रहा है। लिली तो स्कूल भी जाती है, लेकिन अभी डेविड के पास उतने पैसे नहीं है कि वो रॉबिन को भी स्कूल भेज सके, इसीलिए वो हमेशा उससे कहता है कि बेटा तुम भी एक दिन जरूर स्कूल जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारी बहन को पढ़ लेने दो, तुम उसका ख्याल रखो, उसकी किताबों से मैं तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा। अगले सीन में दोस्तों डेविड को एक रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि यहाँ पे बर्तन धोने वाला चाहिए, आज त्योहार है तो रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे बर्तन धो दोगे तो हर प्लेट का 2 रुपया मिलेगा। डेविड खुश हो जाता है बेचारा, क्योंकि पैसे चाहिए थे उसको, और जल्दी जल्दी वो रेस्टोरेंट आकर बर्तन धोने लग जाता है। हालांकि उसकी उम्र आराम करने की है, लेकिन शायद किस्मत ने उसके नसीब में आराम नहीं लिखा हुआ है। वो जल्दी जल्दी बर्तन धोता है, जिसके उसके टोटल मिलते हैं 200 रुपए। तो वो उन पैसों को लेकर खिलौने की दुकान पे जाता है, क्योंकि रॉबिन ने उसको एक खिलौने वाले रोबोट लाने को कहा था। लेकिन जब डेविड उस रोबोट की कीमत पूछता है तो वो 500 का होता है यार, जितने पैसे उसके पास तो है भी नहीं, इसीलिए वो खाने का सामान लेकर घर आ जाता है। पर जब रॉबिन देखता है कि उसका रोबोट नहीं आया तो वो खाना ही नहीं खाता गुस्से में, और वहीं पे जोर जोर से रोने लग जाता है। डेविड भी परेशान है बेचारा, वो उसको डांटते हुए कहता है कि खाने के बगैर मर जाओगे, खिलौने के बगैर तो जिंदा रहोगे ना, इसलिए भूल जाओ रोबोट को। लेकिन रॉबिन अपना गुस्सा खत्म नहीं करता। सुबह से रात हो जाती है दोस्तों, अभी तक वो गुस्से में बैठा होता है। तो डेविड कहता है कि ठीक है बाबा, मान लिया, मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा और तब तुम्हारे लिए वो रोबोट लेके आऊंगा, चलेगा ना अब तो। ये सुनकर फाइनली रॉबिन अपना गुस्सा शांत करके डेविड से वादा लेता है कि हाँ आप भूलना मत। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है दोस्तों, बाहर डॉक्टर आया होता है। ये डॉक्टर डेविड का बहुत ही अच्छा दोस्त है वैसे देखा जाए तो, और डेविड को अपने पिता जैसा ही मानता है। तो डेविड उससे कहता है, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि अच्छी खबर नहीं लेकर आए हो तुम, बताओ क्या कहना है तुम्हें। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट ये बता रही है कि आपको लंग कैंसर है, और अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो आप मर जाएंगे। बेचारा डेविड एकदम उदास हो जाता है। तो अब डॉक्टर सजेशन देता है कि देखो, इन दोनों बच्चों को किसी फॉस्टर हाउस में डाल दो, जहाँ कोई अच्छा परिवार उनको ले लेगा, उसके बाद आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे। लेकिन फिर डेविड कहता है, दुनिया में कौन रहेगा कौन कब मरेगा ये इंसान नहीं भगवान तय करता है। अगर मेरा मरना लिखा होगा तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, इलाज के बाद भी मरूंगा अगर लिखा होगा तो, इसलिए मुझे इलाज नहीं कराना और न ही मुझे अपने दोनों पोता पोती को किसी के हवाले करना है। डेविड तो वैसे नाराज हो जाता है दोस्तों डॉक्टर की बातें सुनकर, जबकि डॉक्टर अपनी जगह सही कह रहा था यार, कि अगर 3 महीने के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो डेविड मर जाएगा। लेकिन अब डेविड अपने बेटे की फोटो देखकर अकेले में बहुत ज्यादा रोता है। वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है यार। वो कहता है कि बेटा, ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़कर क्यों चला गया मुझे, तू कुछ तो बता कि मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारे के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते यार। दोनों बच्चों के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि मैं सच में मर गया तो उनका क्या होगा। अगले सीन में रॉबिन आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जब वो हर बार गेम में सारे बच्चों को हरा देता तो गुस्से में बच्चे रॉबिन को चिढ़ाते हुए कहने लग जाते हैं कि देखो
देखो, इसकी माँ इसके बाप का सारा पैसा लेकर भाग गई, कैसी माँ है इसकी बताओ। रॉबिन को बड़ी ठेस पहुंचती है यार इससे, और वो उन बच्चों से लड़ने लग जाता है, बाकियों को मारता भी है और खुद भी मार खा जाता है। मार खाने के बाद अकेले में उदास बैठा होता है। तब डेविड उससे कहता है कि बेटा क्या हो गया, ये उदासी क्यों है, किसने मारा तुझे। तो रॉबिन कहता है वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या सच में मेरी माँ पिताजी के सारे पैसे लेकर भाग गई। डेविड ने बच्चों को दोस्तों आज तक कुछ नहीं बताया था, मतलब यही कि उसकी माँ ने क्या किया वगैरह वगैरह। इसीलिए वो कहता है नहीं बच्चे, वो सब झूठ कह रहे हैं, तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और डेविड का इरादा यह है दोस्तों कि बच्चों के दिल में माँ के प्रति नफरत ना हो, इसीलिए वो सच्चाई नहीं बता रहा है। अब अगले दिन जिस बच्चे को रॉबिन ने मारा था, वो उस पर उसका खिलौना चोरी करने का झूठा आरोप लगा देता है। ये देखकर स्कूल के टीचर रॉबिन को अपने पास बुलाकर उसको खूब डांट भी लगाते हैं, क्योंकि रॉबिन अक्सर स्कूल में खेलने के लिए आया करता था। और रॉबिन के बारे में जानने के बाद कोई भी टीचर उसको मना नहीं करता था, मतलब स्कूल के अंदर आने के लिए। तो अब जब चोरी का आरोप उस पे लग गया है तो टीचर उसको डांट रहे होते हैं। उसी टाइम डेविड भी लिली को लेने के लिए स्कूल आता है, और वो जब देखता है कि लोग कह रहे हैं कि रॉबिन ने चोरी की, तो डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डांटते हुए रॉबिन के पैरों पर मारने लग जाता है कि मैंने कहा था ना कि तुम सबसे बड़े हो घर में, घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी है तुम्हें, लेकिन तुम यहाँ पे चोरी कर रहे हो। पर तब लिली बीच में आकर खड़ी हो जाती है कि दादाजी मेरे भाई को मत मारिए। हाँ, ये देखकर डेविड को अब बुरा लग जाता है यार। इसीलिए रात को जब रॉबिन सो जाता है ना, तो डेविड उससे माफी मांगकर उसके घाव पर दवा लगाने आता है कि बच्चे मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, जब वो बच्चा, वही जिसने रॉबिन को फंसाया, वो देखता है ना कि रॉबिन को उसकी वजह से मार पड़ी, तो वो खुद उससे माफी मांगने आ जाता है। वो कहता है कि देख यार सॉरी, ले डंडा पकड़ और तू मुझे भी मार ले, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये सुनकर रॉबिन को पहले थोड़ी हंसी आती है, थोड़ा दुख भी होता है, फिर वो माफ कर देता है उसको, और वो डंडा उस बच्चे की तशरीफ में मारकर उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों रॉबिन को उसके दोस्त खेलने के लिए बुला लेते हैं, और डेविड उस टाइम किसी काम के सिलसिले में बाहर गया होता है, और घर में होती अकेली लिली। अब रॉबिन को खेलने जाना था तो वो कमरे को बाहर से लॉक करके चला जाता है, लेकिन जब डेविड वापस घर आता है तो पहले तो कमरा लॉक देखकर डर जाता है कि क्या हो गया, और जब वो कमरा खोलता है तो अंदर उसको लिली दिखाई देती है, जो बहुत ही ज्यादा बीमार है दोस्तों। उसको वॉमिट भी हो रही होती है, ऐसा लग रहा था कि लिली होश ही में नहीं है। डेविड फिर जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि वॉमिट हो गई तो अच्छा हुआ, क्योंकि लिली ने कुछ कचरा उठा के खा लिया था। वो अभी बच्ची है, कोई ऐसा चाहिए जो एनी टाइम उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे, उसको बताए कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे रहना है वगैरह वगैरह। और बुरा मत मानना डेविड साहब, ये काम एक माँ ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिली और रॉबिन को फॉस्टर पेरेंट्स की जरूरत है। लेकिन डेविड को फिर बुरा लग जाता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बच्चों का अच्छा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, मैंने भी तो अपने बेटे को पाल के बड़ा किया था। लेकिन डॉक्टर कहता है कि देखिए मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। पर तब भी डेविड नाराज हो जाता है। इसी नाराजगी में वो जब घर आता है ना, तो रॉबिन को डांट लगा देता है कि तुम बाहर क्यों गए थे खेलने के लिए, अपनी बहन का ध्यान नहीं रख सकते थे क्या, कहा था ना बेटा तुम्हें कि तुम घर के बड़े हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो आज रॉबिन कह देता है दोस्तों कि मुझे नहीं बनना घर का बड़ा बेटा, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी, अरे मैं भी तो बच्चा हूँ, मुझे खेलना है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, मुझे मेरी माँ चाहिए बस, आप हमेशा डांटते रहते हो मुझे। इतना कहते कहते बेचारा रॉबिन रोने लग जाता है, और फिर डेविड को दोबारा से बुरा लगता है कि मेरी वजह से बेचारा रो गया। आज डेविड को एहसास हो रहा है दोस्तों कि शायद डॉक्टर सही कह रहा है, मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूं, माँ तो माँ होती है, माँ की कमी कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और रॉबिन तो गुस्से में घर छोड़कर भाग जाता है फिलहाल के लिए। डेविड फिर उसको ढूंढने जाता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। आस पड़ोस के लोग भी डेविड का साथ देते हैं ताकि रॉबिन को ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें कहीं भी रॉबिन दिखाई नहीं देता। पर तब हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ पुलिस वालों को रॉबिन मिला, जिन्होंने उसे पुलिस स्टेशन में लाकर रखा हुआ है। वो डेविड को यहाँ पे बुला लेते हैं, और तब डेविड जब रॉबिन को देखता है तुरंत गले लगा लेता है यार उसे, मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। रॉबिन के जाने के बाद डेविड को हर एक सांस लेना मुश्किल हो गया था कि उसको कुछ हो गया, किसी ने मार दिया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। आज डेविड रॉबिन से वादा करता है कि बेटा तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए ना, मैं तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ लाऊंगा, वादा करता हूँ तुमसे, इसलिए अब मुझे माफ कर दो और गुस्सा खत्म करो प्लीज। तो रॉबिन भी डेविड को माफ कर देता है। अब दोस्तों डेविड वेनेसा की एक दोस्त से मिलने जाता है, यानी कि रॉबिन की माँ की दोस्त से, और उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ आइडिया है ये वेनेसा कहाँ रहती है। तब वो महिला कहती है कंफर्म तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने एक लेटर भेजा था, उस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था, और ये लेटर आया था इंडोनेशिया से। इसका मतलब वेनेसा अभी इंडोनेशिया में होगी, और डेविड ने ठान लिया था दोस्तों कि वो बच्चों को उनकी माँ से जरूर मिलवाएगा। तो वो इंडोनेशिया की फ्लाइट टिकट चेक करता है। ओह, प्राइस सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आने जाने का खर्चा टोटल 20,000 रुपए था। इतने पैसे तो है नहीं डेविड के पास, इसलिए पता है क्या करता है, वो बैंक आकर कहता है कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस है ना 1 लाख रुपए का, तो अब मुझे कैंसर हो गया है, 2-3 महीने में मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे मरने के बाद मिलने वाले पैसे अभी दे दो, क्योंकि मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो बैंक मैनेजर हैरान कि क्या बेवकूफी कहाँ से आ गए यहाँ पे। वो गार्ड से कहकर डेविड को भगा देता है। दोस्तों यहाँ से निराश होने के बाद डेविड वापस डॉक्टर के पास आकर
अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह वही। तब वो डॉक्टर से कहता है, देखो डॉक्टर, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो ना और मुझ पर भरोसा है ना, तो मैं एक बात बताऊं, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं। मेरे मरने के बाद जब वो पैसे मिलेंगे ना, तो उसमें से तुम 20,000 ले लेना, लेकिन अभी मुझे इंडोनेशिया जाने के लिए 20,000 रुपए चाहिए। क्या तुम मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो? बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। वो डेविड को अपनी तरफ से इंडोनेशिया भेजने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन सवाल तो वही था कि जब वो इंडोनेशिया जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा इसी बीच। और तब कोई चारा न होने पर दोस्तों वो जाता है फॉस्टर हाउस, ताकि वहाँ से कोई अच्छे परिवार वाले रॉबिन और लिली का ख्याल रख सके। वो फॉस्टर होम वालों से ये भी कहता है कि देखो, मैं बच्चों की माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो आ गई तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बच्चों को वापस ले लूं? तो वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप बच्चों को वापस ले सकते हो। तो अब डेविड जाने से पहले दोस्तों एक बार बच्चों को दूर से देखता है, जहाँ एक अच्छा परिवार था जिन्होंने रॉबिन और लिली की जिम्मेदारी ले ली थी। वो दोनों बच्चों को उनका फेवरेट खिलौना दिला रहे होते हैं, जिसे दूर से देखकर आज डेविड को बड़ी खुशी होती है, लेकिन अंदर से वो उदास भी होता है यार कि मुझसे दूर जा रहे हैं बच्चे। इन बच्चों ने मुझसे आज तक इन खिलौनों की इतनी जिद करी, लेकिन मेरी मजबूरी और हालात ने मुझे ये पूरा करने नहीं दिया, और आज उन्हें ये परिवार हर चीज देने को तैयार है। बच्चों को खुश देखकर दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब सब कुछ होने के बाद डेविड इंडोनेशिया आ जाता है। बेचारा पहली बार नए शहर में आया था, यहाँ सब कुछ उसके लिए अनजान होता है, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद होती है कि वो बच्चों की माँ को ढूंढकर उनसे जरूर मिलवा देगा। इसी उम्मीद में दोस्तों वो उस लेटर वाले एड्रेस को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी लोगों से मदद मांगने के बाद, ठोकर खाने के बाद आखिरकार वो एड्रेस पे पहुंच जाता है। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक महिला दरवाजा खोलती है, जो कि वेनेसा की माँ होती है दोस्तों, और वो डेविड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पहले उसको घर के अंदर बुलाती है। डेविड सोच रहा था कि अब वेनेसा मिल जाएगी, वो बच्चों को संभाल लेगी, तो मैं भी मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वेनेसा की माँ उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जरूरत के टाइम आपने हमारी मदद की। आपका बेटा मर गया, आप कितने बुरे हालातों से गुजर रहे होंगे, तब भी आपने वो पैसे हमें दिए। ये सुनकर डेविड हैरान कि कौन से पैसे, मैंने आपको कब पैसे दिए? तो वेनेसा की माँ डेविड को अपनी पोती एंजेला से मिलवाती है, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। ओहो, और यहाँ डेविड को समझ आता है कि वेनेसा वो पैसे लेकर क्यों गई थी, क्योंकि उसको वो पैसे चाहिए थे, उसको जरूरत थी एंजेला के ऑपरेशन के लिए, वरना वो मर जाती बेचारी एंजेला। वेनेसा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से पैसे मांग सके, इसीलिए उसने चुपके से पैसे एंजेला को भेजने की कोशिश की। और उसका माइंडसेट ये था, किसका? वेनेसा का, कि बाद में मैं सारे पैसे इकट्ठे करके वापस डेविड को लौटा दूंगी। लेकिन उस दिन दोस्तों डेविड ने उसको देख लिया था इंश्योरेंस के पैसे निकालते हुए, और उस टाइम वेनेसा को सच बताना सही नहीं लगा। बता देती यार उस समय कि उसने पैसे क्यों लिए हैं। डेविड अच्छा इंसान है, वो तब भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके ना बताने के चलते डेविड ने सारी चीजें गलत समझ ली और वेनेसा को घर से निकाल दिया। आज अपनी गलती का एहसास होता हुआ देखकर डेविड को बहुत बुरा लगता है। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोस्तों, जिसके चलते उसने दोनों बच्चों को उनकी माँ से दूर कर दिया। अब वेनेसा की माँ कहती है, वेनेसा अभी कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानती, वो काम के सिलसिले में गई हुई है, 2-3 महीने में कभी हुआ तो आ जाती है, वरना वो भी नहीं आती। डेविड एंजेला के साथ खेलता है दोस्तों थोड़ी देर, उसको प्यार करता है कि मेरे बेटे ने मरने के बाद भी किसी की जिंदगी तो बचा ली कम से कम, लेकिन मैं कितना बुरा इंसान हूँ जिसने 2 बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया। और अब तो वो डेस्परेटली वेनेसा को ढूंढने में लग जाता है, कहीं भी वो मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। सोचता है डेविड कि मैं उससे माफी मांगूंगा, उसे घर लेकर आऊंगा ताकि बच्चों से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वेनेसा मिलेगी कहाँ यार। तो वहीं दोस्तों हम वेनेसा को देखते हैं जो कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर कर रही है। वो हर दिन बस इसी आस में होती है कि कब अपने बच्चों से मिलेगी, और इसी इंतजार में बेचारी अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन पता नहीं उसका इंतजार कब खत्म होगा। और इधर डेविड निराश होकर एक जगह पे बैठ जाता है। वेनेसा के न मिलने से बेचारा बड़ी टेंशन में होता है कि एक और मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ मेरा कैंसर जो मुझे मारने पे लगा हुआ है, एक तरफ बच्चे जो अकेले किसी दूसरे घर में है, एक तरफ वेनेसा, क्या होगा। और दोस्तों आगे दिखाते हैं तो फोस्टर पेरेंट्स को जैसे ही डेविड के बारे में पता चलता है ना, तुरंत ही वो रॉबिन और लिली को लेकर इंडोनेशिया आ जाते हैं डेविड से हॉस्पिटल में मिलने, क्योंकि वो बेहोश हो गया था दोस्तों वहीं पे। सोचते सोचते रॉबिन तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है कि दादाजी आपको क्या हो गया, मुझसे नाराज हैं क्या? अरे मैं कोई गलती नहीं करूंगा आइंदा से, हमें छोड़कर मत जाना प्लीज। तो डेविड कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे बच्चों, मैं बिल्कुल चंगा भला हूँ, बस थोड़ा सा बुखार आ गया था। लेकिन तब रॉबिन को वहाँ पर वो लेटर मिल जाता है जिसमें उसकी माँ का एड्रेस लिखा हुआ है। वो समझ जाता है दोस्तों कि उसके दादाजी इंडोनेशिया क्यों आए थे, इसीलिए वो उस लेटर को अकेले में जाकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ढंग से पढ़ नहीं पाता। तो वो अपने पिता से मन ही मन कहने लग जाता है कि पिताजी कुछ तो हिंट दीजिए ना, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, आप मुझे छोड़कर चले गए वैसे भी, और मुझे आपकी सख्त
जरूरत है अभी। तो वहाँ पे दोस्तों एक तितली आती है, मानो कि सच में उसके पिता ने उसकी पुकार सुन ली हो और वो एक तितली के रूप में उसके सामने आ गए हो, ऐसा फील होता है। जिसे देखकर रॉबिन एकदम खुश, उसे भी लगने लग जाता है कि ये उसके पिता हैं जो उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। दूसरी तरफ डेविड अपने कुछ पहचान के लोग जो उससे मिलने के लिए आए थे उनसे कहता है कि देखो फॉस्टर पेरेंट्स कैसा ख्याल रख रहे हैं रॉबिन और लिली का, इसका मुझे बताओ जरा। तो वो कहते हैं वो दोनों तो बहुत ही अच्छा ख्याल रख रहे हैं उनका, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर डेविड को बड़ा रिलीफ पहुंचता है दोस्तों। वो कहता है फिर तो ठीक है, मैंने सोचा है कि मैं दोनों को उन्हीं पेरेंट्स के पास छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई खबर नहीं कि कब मेरा भगवान बुलावा करा दे। ऊपर से उनकी माँ वेनेसा अभी नहीं मिल रही, कम से कम वो मिल जाए तो मैं उससे माफी तो मांग लूं, उसके बाद मरूं तो बढ़िया रहेगा। बस ये सारे काम हो जाए तो मैं बच्चों की जिंदगी से दूर हो जाऊं, ताकि उन्हें मुझसे ज्यादा लगाव न हो और उनको दुख न हो जब मैं मरूं तो। और हाँ, मेरी ये बात याद रखना कि मेरे मरने पर दोनों बच्चे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। और हाँ, अगर मैं मर गया ना तो उन्हें मेरे मरने की खबर भी बिल्कुल मत देना। अपनी आंखों से अपनी माँ को दूर जाते हुए देखा है उन्होंने, मुझे मरा हुआ देखेंगे तो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको मेरे बारे में तो जरा भी मत बताना। देखा दोस्तों, बाहर से डेविड कितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ है दोस्तों, घबराया हुआ है कि मैं फिर दोनों बच्चों से कभी नहीं मिल पाऊंगा, दोनों को कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैंने दोनों के लिए जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने से पहले मर जाऊंगा। और ये सुनकर वो कपल भी उदास हो जाते हैं जो डेविड के साथ यहाँ पे मौजूद है। इधर रॉबिन अकेले में निकल चुका होता है इंडोनेशिया के गलियों में, सभी से पूछते हुए कि किसी ने मेरी माँ वेनेसा को देखा क्या। लेकिन जिससे भी वो सवाल करता तो लोग उसको पागल कहने लग जाते कि ये बच्चा पागल हो गया है। लेकिन तब रॉबिन रोते हुए सारे लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर, जैसे वो अपने दादाजी को स्पीच सुना रहा था ना प्रेसिडेंट वाली, उतनी ही कड़क और लड़खड़ाती हुई आवाज में सभी से कहता है कि मेरी माँ की ये फोटो, मेरी माँ यही इंडोनेशिया में रहती है, क्या किसी ने उनको देखा है? मेरे दादाजी उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हैं और माफी ना मांगने की वजह से वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कोई मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो हमारे पास लौटकर वापस क्यों नहीं आई। और तब लोगों की भीड़ में से दोस्तों कोई वेनेसा को जानता था, तो उनमें से एक महिला वेनेसा के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है कि कोई लड़का चिल्ला चिल्ला के ऐसा कह रहा था। वेनेसा बिल्कुल हैरान कि मेरा बेटा रॉबिन यहाँ इंडोनेशिया में मौजूद है क्या, जिसको देखने के लिए मैं दिन रात रोती थी वो यही है। और ये सारी बातें सोचकर वो अपना सब काम छोड़ देती है और अपने बेटे से मिलने निकल पड़ती है दोस्तों। अब डेविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कोरिया वापस आ जाता है, जहाँ उसको पता था कि अब बच्चों को फॉस्टर पेरेंट्स के हवाले करने का टाइम आ चुका है, बिना उनको बताए, बिना उनसे मिले। इसीलिए वो खुद से उनका सामान पैक करने लग जाता है। रॉबिन थोड़ा बड़ा था तो वो समझ जाता है कि दादाजी क्या करना चाहते हैं। वो कहता है कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना, पहले बता रहा हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। और आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये बताइए। अरे नहीं चाहिए मुझे वो रोबोट, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, आप कहोगे तो प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा, कहीं खेलने नहीं जाऊंगा, आपकी सारी बात मानूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन आप छोड़कर मत जाइए ना। वो लोग मुझे अच्छे से सब कुछ देते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी देते हैं, लेकिन आपके बिना अलग ही उदासी रहती है, आप प्लीज छोड़कर मत जाइए। बेचारे रॉबिन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो डेविड उसको शांत करवाते हुए कहता है कि बेटा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बस तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अपने सारे सपने पूरे कर लोगे तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। लेकिन तब भी रॉबिन नहीं मानता। और लिली को तो बेचारी इन सब चीजों की उतनी अकल है नहीं, लेकिन फिर भी वो समझ रही थी कि उसके दादाजी उसको छोड़ कर जा रहे हैं, इसीलिए वो भी रोने लग जाती है, क्योंकि अब डेली जब वो स्कूल से आएगी तो अपनी पीठ पर कौन उसको बिठा के लाएगा। लेकिन डेविड नहीं सुनता। दोनों बच्चों के अच्छे फ्यूचर के खातिर वो भारी मन से दोनों को उन पेरेंट्स की गाड़ी में डालकर चला जाता है, जहाँ दोनों बच्चे रोते रोते जा रहे थे। और ये सीन सच में दोस्तों बहुत ही दर्दनाक होता है यार। अब डेविड घर में वापस आकर बैठ जाता है। इस घर में अब अकेले उसको अपनी मौत का बस इंतजार है, जिसके लिए पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और जब सारी हिम्मत वो हार चुका था, तब उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, जहाँ सामने वेनेसा खड़ी है दोस्तों। वो डेविड से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आने में बहुत देर कर दी, मुझे काफी पहले ही आ जाना चाहिए था। वो पैसों का चेक लेकर आई होती जिसमें टोटल 2 लाख तो नहीं थे, थोड़े कम थे, लेकिन वो कहती कि मैं पूरे 2 लाख लौटा दूंगी। बस ये सुनकर डेविड को इतना बुरा लगता है कि क्या कहे। बेचारा बहुत इमोशनल हो जाता है, कहता है मैंने तो बस गुस्से में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि अगर तुमने सच्चाई बता दी होती तो आज ये सब नहीं होता। पर तब भी तुम्हें वापस आने का कभी ख्याल क्यों नहीं आया, अपने बच्चों को देखने की कभी हिम्मत क्यों नहीं हुई। तो वेनेसा भी कहती है कि जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। और फिर डेविड रोते रोते उसको गले लगा लेता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो अब अकेले मरेगा। लेकिन अब यहाँ पे वेनेसा आ चुकी थी, और वेनेसा के आने के बाद ये दोनों रॉबिन और लिली को भी फॉस्टर हाउस से वापस बुला लेते हैं। हाँ, देरी भी, लेकिन आखिरकार सही समय में डेविड की किस्मत ने उसका साथ दे दिया, और वो अब अपनी जिंदगी के बचे हुए लम्हों को आराम से गुजार पाएगा, अपने पोतों के साथ, अपनी बहू के साथ। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।